स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और उसी तरह से निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई भी अपने सर्वोच्च स्तर पे है। इस परिस्थिति में फाइनेंशियल एरेना या सोशल मीडिया पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए, खासकर स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट के लिए कई तरह की बातें आ रही हैं। कोई जानकार कह रहे हैं कंटिन्यू करना चाहिए, कोई कह रहे हैं पॉज करना चाहिए, कोई कह रहे हैं निकल जाना चाहिए बिकॉज अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। जब ये गिरेगा तो आपकी एनएवी, आपकी वैल्यूएशन और कम हो जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पर कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई या निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई ऑल टाइम हाई पे है तो क्या ये सही समय है स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने का, और यदि मान के चलें कि ये सही समय है तो ये क्यों सही समय पे है। ऐसा नहीं कि किसी पंडित ने बता दिया कि ये सही समय है तो सही समय मान लें, इसके पीछे कुछ लॉजिक होनी चाहिए। इसके बारे में चर्चा करेंगे और यदि हमने ये निर्णय ले लिया कि ये सही समय है, किस कारण से है वो भी समझ में आ गया, तो फिर बात करेंगे हम कि इसमें हम इन्वेस्ट कैसे करें। हम आज चर्चा करेंगे क्या ये स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करने का सही समय है, यदि हाँ तो क्यों, और इसमें इन्वेस्टमेंट हम किस तरह से करें। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। पिछले 3 महीनों में रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा स्मॉल कैप सेगमेंट में किस तरह बढ़ा है, ये उसके नेट फ्लो डेटा को देखने से समझ में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले 3 महीने में इक्विटी सेगमेंट में नेट फ्लो और उसके कंपैरिजन में स्मॉल कैप सेगमेंट में नेट फ्लो क्या रहा। फिर हमें समझ में आएगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा स्मॉल कैप सेगमेंट में पिछले 3 महीनों में किस तरह बढ़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं नेट फ्लो की बातें। नेट फ्लो में अप्रैल, मई, जून महीने का और क्वार्टरली जून क्वार्टर का डाटा यदि इक्विटी सेगमेंट में देखते हैं तो अप्रैल महीने में 6,480.29 करोड़ नेट फ्लो हुआ था। नेट फ्लो मीन्स रिडेम्पशंस और इनफ्लो के डिफरेंस जो था वो 6,480.29 करोड़। मई में ये कम होके 3,240.30 करोड़ 3 करोड़ हो गया और जून में ये 8,637 करोड़ 0.49 करोड़ हो गया, जो कि पूरे जून क्वार्टर का ये 18,358.08 करोड़ था। हालांकि ये मैं इक्विटी की बातें कर रहा हूं। यदि इक्विटी सेगमेंट में से यदि स्मॉल सेगमेंट की बातें यदि करें कि इन फिगर में से स्मॉल कैप सेगमेंट का कितना शेयर था, तो हम देखते हैं अप्रैल में 6,480 था इक्विटी का, उसमें से 2,182.44 करोड़ था स्मॉल कैप सेगमेंट का। इट इज अराउंड 30% के 30 या 33% के आसपास। मई महीने में इक्विटी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मई महीने में इक्विटी का 3,240.30 करोड़ था, जबकि नेट इनफ्लो स्मॉल कैप सेगमेंट में इससे अधिक 3,282.50 करोड़। इससे ये स्पष्ट समझ में आती है कि बहुत स्मॉल कैप सेगमेंट के अलावे बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें काफी मात्रा में आउटफ्लो हुए हैं, इसीलिए इक्विटी से अधिक इनका नेट फ्लो स्मॉल कैप सेगमेंट में हुआ है। जून महीने में 8,637.49 करोड़ में से 5,471.75 करोड़, अराउंड 60 और 65% के आसपास, और टोटल हो गए 10,936.69 करोड़। यदि हम इन 3 महीने या जून क्वार्टर के स्मॉल कैप सेगमेंट में परसेंटेज की बातें करें तो हम देखते हैं कि टोटल इक्विटी में से 60% इनफ्लो, नेट इनफ्लो केवल स्मॉल कैप सेगमेंट में हुआ है। इससे ये बातें तो समझ में आती हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा स्मॉल कैप सेगमेंट पे किस तरह बढ़ा हुआ है। और पिछले 3 महीने का यदि रिटर्न हम निफ्टी 50 टीआरआई और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का देखें, इससे एक बात और समझ में आती है कि यदि आज पूरे 3 साल पहले हमने 10,000 रुपए निफ्टी 50 टीआरआई और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई में इन्वेस्ट किए होते तो निफ्टी 50 टीआरआई में ये 19,315 रुपए के आसपास बन गया होता, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 26,608 करोड़ बन गया होता। ये पूरे जून 2020 से लेके जून 2023 की फिगर की यदि बातें करें तो अब ये देखें पिछले 3 सालों में ही डिफरेंस
लार्ज कैप या स्मॉल कैप का डिफरेंस देखें 19,315 और ये 26,608, इट इज अराउंड मोर देन 50% का डिफरेंस है। इन दोनों फिगर को एक साथ ही देखते हैं तो हमें लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा स्मॉल कैप सेगमेंट में काफ़ी अधिक तक बढ़ गया है। इसीलिए हमें यह जरूरी लगा कि स्मॉल कैप सेगमेंट में आज के दिन में जब मार्केट टॉप लेवल पे है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम चर्चा करना चाहेंगे स्मॉल कैप के बारे में कि स्मॉल कैप फंड बेसिकली है क्या। हम बोलते हैं लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, आखिर ये क्या चीज़ है। स्मॉल कैप फंड का मतलब कि वैसे फंड जिसमें 65% और मोर स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो। मैं फिर रिपीट करता हूं, इक्विटी सेगमेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट है आपके, उसमें से 65 या 65% से अधिक यदि स्मॉल कैप स्टॉक में जिस फंड ने इन्वेस्ट किया है वो फंड माना जाएगा स्मॉल कैप फंड। अब सवाल होता है ये स्मॉल कैप स्टॉक होता क्या है। स्मॉल कैप स्टॉक वो स्टॉक हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, 251 ऑनवर्ड के लिस्टिंग में आते हैं, उनको कहते हैं स्मॉल कैप। फ्रेंड्स, यदि आपको स्मॉल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में यदि पता है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके, ऊपर दिए आई बटन जो क्लिक करके इसके बारे में विशेष जानकारी आप ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि 251 प्लस 250 के बाद जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनियां हैं वो कंपनियां कहलाती हैं स्मॉल कैप स्टॉक। अब स्मॉल कैप स्टॉक की कुछ विशेषता है उसके बारे में बात कर लें हम। स्मॉल कैप में नॉर्मली जो इसका फीचर्स है कि स्मॉल कैप कंपनी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रोमोटर्स का ही होता है, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन कम होता है और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल्स काफी अधिक होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो है कि प्राइस डिस्कवरी सिस्टम इसका बिल्कुल इनएफिशिएंट है। प्राइस डिस्कवरी सिस्टम मींस, जैसे आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा, स्टॉक मार्केट खुलने के पहले 15 मिनट पहले मार्केट खुलता है, उसमें एक प्राइस डिस्कवरी होती है, अंदाजा लगता है कि इस कैप का, इस स्टॉक का आज के दिन में क्या रहने वाला है, क्या डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या इसका प्राइस रहने वाला है। लेकिन स्मॉल कैप सेगमेंट में ये प्राइस डिस्कवरी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट और यू कैन से इट्स क्वाइट इनएफिशिएंट इन इंडियन मार्केट सिस्टम। इसीलिए यदि स्मॉल कैप स्टॉक को या सेगमेंट को आप सिलेक्ट करते हैं तो ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई होता है। ऑफ कोर्स यदि ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है तो इसमें लॉसेस के भी संभावनाएं काफी अधिक होती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं इट इज ओनली ड्यू टू द इनएफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी सिस्टम इन स्मॉल कैप, कहते हैं कि इसमें हाई रिटर्न है और हाई रिस्क भी साथ साथ में है। और इन दो कारणों से स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है जस्ट टू जनरेट हायर रिटर्न्स। इसका मतलब यहां कैपेबिलिटी फंड मैनेजर दिखा सकते हैं कि वो वैसे स्मॉल कैप स्टॉक को सिलेक्ट करें जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई हो, इसलिए उनके पास संभावनाएं हैं कि ये अधिक रिटर्न जनरेट कर सके। अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप सेगमेंट के फंड मैनेजर के। और ये अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप सेगमेंट के फंड मैनेजर के पास है। ये इस डाटा से भी समझ में आता है कि यदि हम कैटेगरी रिटर्न पिछले 9 साल का 2014 से लेकर 2022 तक के डेटा को देखें, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो एक्सेप्ट 2015 का एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट दिस 2015, एवरी ईयर यदि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में रहा तो स्मॉल कैप सेगमेंट का रिटर्न मिड कैप लार्ज कैप से बेहतर रहा और जब भी मार्केट फ्लैट या नेगेटिव रहा तो स्मॉल कैप सेगमेंट का रिटर्न उनसे काफी कम रहा, मींस लॉस अधिक रहा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में रहा तो उनका रिटर्न स्मॉल कैप लार्ज कैप से काफी बेहतर रहा और मार्केट यदि फ्लैट या डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा तो इनके लॉसेस भी, स्मॉल कैप के जो लॉसेस हैं वो लार्ज कैप और मिड कैप से काफी अधिक होते हैं। जो देख सकते हैं 2018 में मार्केट था फ्लैट, मिड कैप ने दिया -12.16% और स्मॉल कैप ने दिया 18.71%। आप देखें 2022 में मार्केट वाज ऑलमोस्ट फ्लैट, लार्ज कैप ने दिया 3.61, मिड कैप ने दिया 2.58 और स्मॉल कैप ने दिया नेगेटिव रिटर्न। जबकि हम 2014 में देखें, 2020 में देखें, 2017 में देखें
तो 14 में देखते हैं 87.19, जबकि मिड कैप का 73 है। 2017 में मिड कैप का 43 है, जबकि स्मॉल कैप का 54 है। सो ये फिगर ये बताता है कि स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी है टू जनरेट द हायर रिटर्न्स ओवर लार्ज कैप एंड मिड कैप। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट, जैसे मैंने पहले चर्चा की है, मार्केट हाईएस्ट लेवल पे है, स्मॉल कैप 250 टीआरआई ये भी हाईएस्ट लेवल पे है। तो क्या इस पोजीशन में हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका जवाब हाँ या ना में देने के पहले हम कुछ फैक्टर्स की बातें करते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर, यदि हम 10 इयर्स का रोलिंग रिटर्न पिछले 18 साल का निफ्टी 50 टीआरआई और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई देखें तो हम देखते हैं कि निफ्टी 50 टीआरआई ये रेड में दिखा रहा है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई ये ब्लैक में दिख रहा है। तो देखते हैं कि पिछले 18 साल में ये 10 इयर्स का स्लॉट है, एक्सेप्ट फ्यू ओकेजन्स। जैसे आप इस ओकेजन्स में देखें 2010 से लेकर 2020 के बीच केवल यही एक ओकेजन ऐसा है जहां की निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 टीआरआई निफ्टी 50 टीआरआई से, मींस स्मॉल कैप बहुत कम ओकेजन्स हैं पिछले 18 साल में 10 ईयर के रोलिंग रिटर्न पे कि स्मॉल कैप का रिटर्न लार्ज कैप से कम हुआ। जैसे 2010 से 2020 के बीच देखते हैं कम है, बाकी सारे स्लॉट्स में हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप 250 टीआरआई मींस स्मॉल कैप का जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न हमेशा लार्ज कैप से बेहतर रहा। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन यदि ये लॉजिक सही है तो हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी बता रहा है लोग कि आज के दिन में ये स्ट्रक्चरल अप साइकिल फेज में है और इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स जबकि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस इंप्रूव करने की पूरी उम्मीद है, तो फिर देखेंगे आप इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ क्या दिखता है। बिकॉज अभी जो ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा कम दिख रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस, जैसे यूक्रेन रशिया वार है, कुछ और भी इश्यूज हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होने की संभावना है और यदि ऐसा होता है इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ देखने को मिलेगा। इफ दिस लॉजिक इज करेक्ट देन वी मस्ट गो फॉर स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट। तीसरे फैक्टर्स की बात करते हैं। लार्ज कैप्स के जो सेक्टर्स हैं वो लिमिटेड सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स में लार्ज कैप की एक्सेस नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स में लार्ज कैप ऑब्सेंट है। इसका मतलब उन सेक्टर्स में स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट की ही पहुंच है और वो सेक्टर्स हैं जो जहां ऑब्सेंस है लार्ज कैप वो है केमिकल्स, पैकेजिंग, शुगर एंड टी, सिरेमिक सैनिटरी, होटल्स, लॉजिस्टिक, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, अपरेल्स, लग्जरी गुड्स, हेल्थ केयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बहुत सारे सेक्टर्स और भी हैं जहां लार्ज कैप की पहुंच नहीं है। इसका मतलब इन सेगमेंट्स में से स्मॉल कैप और मिड कैप की पहुंच है और यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल कैप्स आर इंटीग्रल टू द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। भारत के जो ग्रोथ स्टोरी जो लिखी जाएगी उसमें स्मॉल कैप का एक इंटीग्रल पार्ट है। और अभी जो पिछले कुछ वर्षों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी रिफॉर्म्स दिए हुए हैं उसके जो एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी हैं वो यही सारे सेक्टर्स हैं और यदि ये सही है तो हमें बिल्कुल स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने ये निर्णय तो ले लिया कि स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें इन्वेस्टमेंट ऑलवेज, मैं इस बात की हमेशा एडवोकेसी करता हूं कि आप किसी भी मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में हो, डाउनवर्ड मूवमेंट में हो, आप हमेशा एसआईपी मोड से ही इन्वेस्ट करें। बिकॉज स्पेशली इन अपवर्ड मूवमेंट, जब अपवर्ड मूवमेंट में है, एसआईपी करने से रूपी एवरेजिंग कॉस्ट जो है वो बेटर हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वोलेटाइल मार्केट में जहां मार्केट ऊपर या नीचे अधिक हो रहा है वहां एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट करने से रूपी एवरेजिंग कॉस्ट जो है ये बेहतर हो जाता है। सो
वी मस्ट ऑलवेज गो फॉर एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि आपके पास लमसम अमाउंट हैं तो फिर कहेंगे कि मैं एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। उस परिस्थिति में यदि आप लमसम है आपके पास, उस परिस्थिति में एक चीज ध्यान रखना है कि अप मार्केट में हमेशा मार्केट अप ही नहीं होता है, उसमें पुल बैक भी होता है, प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। और इस समय को पहचानें और आप टैक्टिकल इन्वेस्टिंग करें लमसम, देन यू विल गेट द बेटर रिटर्न। और नंबर 3, यदि आपके पास ये समय नहीं है कि आप पुल बैक कब हुआ, प्रॉफिट बुकिंग कब हो रही है पता करें, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि गो फॉर एसटीपी। एसटीपी मीन्स सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। फ्रेंड्स, यदि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में आपको पता है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करके इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की कुछ स्मॉल कैप्स के बारे में। हमने ये भी चर्चा की कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए विद द लॉजिक, और यदि हमें करना चाहिए तो हमें किस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।